खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं उमर जावेद। नाजरीन, आज इस वीलॉग में हम डिकोड करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान में लॉन्ग मार्चेस की सियासत, एहतजाज की सियासत, धरनों की सियासत, ये इसकी क्या डायनामिक्स है, इनकी क्या हरकियात हैं, इनका क्या तरीका होता है, इनके पीछे असल खेल क्या होता है। क्योंकि ज़ाहिर बात है, आप समझ ही रहे हैं, मेरा इशारा इमरान खान के लॉन्ग मार्च की तरफ है, मुमकिन जो लॉन्ग मार्च होना है, या इमरान खान जिसका फिर से जिस लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं उस हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ। लेकिन इस लॉन्ग मार्च को समझने के लिए हमें पाकिस्तान में लॉन्ग मार्च की डायनामिक्स को समझने की ज़रूरत है। देखिए, पाकिस्तान में अक्सर इंतखाबात की तरह, पाकिस्तान में अक्सर पॉलिटिकल इवेंट्स की तरह बदकिस्मती से जो लॉन्ग मार्चेस की और एहतजाज करने की सियासत रही है बड़े लेवल पर, उसके पीछे भी इस्टेब्लिशमेंट की हमायत होना ज़रूरी है। यानी अगर आपने अपना मार्च कामयाब करना है, अगर आपने अपना एहतजाज, अपना धरना कामयाब करवाना है और इस्टेब्लिशमेंट आपको बैक कर रही है, तो फिर तो आप अपना नतीजा हासिल कर सकते हैं। जो मुमकिन मकसद है, जो मुमकिन आपका गोल है, वो आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री हमें ये बताती है कि ऐसे लॉन्ग मार्चेस, ऐसे एहतजाज, ऐसे धरने जिनको इस्टेब्लिशमेंट की हमायत नहीं होती, बल्कि जो एक तरह से इनडायरेक्ट तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी होते हैं, उनकी कामयाबी बहुत मुश्किल होती है, या फौरी तौर पर नहीं होती, कुछ अर्से बाद होती है। ये हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको पाकिस्तान के इब्तदाई दौर के एक एहतजाजी तहरीक का हवाला देकर बात का आगाज़ करता हूँ, जिसको कहा जाता है एंटी कादियानी मूवमेंट, एंटी अहमदी मूवमेंट, जो चली पाकिस्तान में। पंजाब में ज़्यादा चली, लाहौर में ज़्यादा चली, और फिर इस मूवमेंट के बायस लाहौर में आज़ादी के बाद यानी पहला मार्शल्ला भी लगाना पड़ा। पहला मार्शल्ला जो लाहौर में लगा वो इस एंटी कादियानी मूवमेंट के बायस लगा। तो ये मूवमेंट का मुतालबा था कि कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया जाए और इनसे आला ओहदे वापस ले लिए जाएँ, और ये एहतजाज चला। तो उस वक़्त तो ज़ाहिर बात है, समझ नहीं आ रही थी लोगों को 50s में, जब ये अर्ली 50s में एहतजाज हो रहा था। लेकिन बाद में इल्म हुआ कि इस एहतजाज को भी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की दरपर्दा हमायत हासिल थी। उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ये चाह रही थी कि एहतजाज हो, पंजाब में गड़बड़ हो और इस्टेब्लिशमेंट को अपना किरदार अदा करने का मौका मिले। तो ये मैंने को मिसाल दी कि पाकिस्तान का इब्तदाई दिनों से ही जो एहतजाज शुरू होते हैं वो किस तरह के होते हैं। उसके बाद फिर हमें नज़र आता है 58 तक तो हमें कोई वाज़े एहतजाज इसके अलावा और बड़े पैमाने पर नज़र नहीं आते। मैं मेन स्ट्रीम एहतजाज की बात कर रहा हूँ, जो पैराफरी में एहतजाज हो रहे हैं, जो मुख्तलिफ सेगमेंट्स में हो रहे हैं, जिस तरह वो बंगाली लैंग्वेज को लेकर बांग्लादेश में बड़े उस वक्त के मशरक़ी पाकिस्तान में एहतजाज हुए, या मगरबी पाकिस्तान में किसानों के, बाएं बाजू के लोगों के एहतजाज होते रहे, जमातों के एहतजाज होते रहे, या मजहबी जमातें मुख्तलिफ पॉकेट्स में एहतजाज करती रही। लेकिन बड़ा एहतजाज जिसने पूरे मुल्क को हिला दिया हो, वो ज़ाहिर बात है 1958 में नहीं हुआ। इस हवाले से एक पुराने सियासतदान अब्दुल कयूम का लॉन्ग मार्च अहम कहा जाता है, जो GT रोड पर हुआ था, लेकिन उसकी भी मुल्क गिर अहमियत नहीं थी। जो 58 में उन्होंने किया था उसकी भी मुल्क गिर अहमियत नहीं थी। बड़ा एहतजाज जो हमें फिर नज़र आता है वो अयूब खान के दौर में जो हुआ 68-69 में, अयूब खान के ख़िलाफ़ हुआ। उस वक्त के मगरबी पाकिस्तान में, मशरक़ी पाकिस्तान में, आज के बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर इस एहतजाज का जो सबसे अहम पॉइंट था वो ये था कि इस एहतजाज में बाएं बाजू की जमातें भी शामिल थी, सोशलिस्ट भी शामिल थे, दाएं बाजू की जमातें भी, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, जमीयत उलमा पाकिस्तान वो भी शामिल थी, पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, सेंटर की जमातें भी शामिल थी, मुस्लिम लीग कौंसिल जैसी जमातें भी शामिल थी। यानी तमाम आप कह लें सियासी मकतबा फ़िक्र इन एहतजाज में शामिल थे। दिलचस्प बात यह है, अब हमें पता चलता है कि इन एहतजाज को भी उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट अयूब खान को इक़्तिदार से निकालना चाह रही थी, यानी अयूब खान को बेदखल करना चाह रही थी, और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत जनरल यहिया खान कर रहा था, वो भी दरपर्दा इस एहतजाज की हमायत कर रहे थे। यानी अब मैं ज़ाहिर बात है, जो उस वक्त के तालिब इल्म, उस वक्त के दानिश्वर, उस वक्त के जो मुखलिस सियासी कारकुन थे, ख़ास तौर पर बाएं बाजू के, वो तो सदके नीयत से, सही नीयत से, बिल्कुल ये सोचकर पाकिस्तान को अच्छा मुस्तकबल देने के लिए, पाकिस्तान में वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के लिए, जागीरदारी निज़ाम के ख़ात्मे के लिए एहतजाज कर रहे थे। लेकिन ऊपर के लेवल पर जो महलाती साजिशें हो रही थी
उनमें इन एहतजाज को जो है वो एक तरह की दरपर्दा हमायत हासिल थी। उसके बाद फिर हम देखते हैं बड़ा एहतजाज जो हमारे सामने नज़र आता है 1977 में PNA की जो तहरीक थी जनरल ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़, भुट्टो के ख़िलाफ़, जो भुट्टो ने इंतखाबात कराए थे उसके ख़िलाफ़ जो PNA की तहरीक थी, इसमें भी लेफ़्ट की जमातें भी थी, इसमें सेंटर की जमातें भी थी, मजहबी जमातें भी थी, असगर खान भी थे, मौलाना मदूदी भी थे, मौलाना मुफ्ती भी थे, वली खान की जमात भी थी। वली खान तब जेल में थे लेकिन उनकी बेगम नसीम वली खान भी थी, यानी ये भी हर तरह का इसमें स्कूल ऑफ थॉट शामिल थे। तो उस वक्त ही वाजे हो गया था जब असगर खान लेटर लिख रहे थे फौज को कि फौज इनकार कर दे भुट्टो का ऑर्डर मानने से और सारा, तो वाजे हो रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट कहीं ना कहीं इस एहतजाज को सपोर्ट कर रही है PNA का। उसके बाद जो MRD की मूवमेंट चली जनरल ज़िया के ख़िलाफ़, वो हम इस बुनियाद पर जेन्युइन कह सकते हैं कि वो बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट से टकरा रही थी, वो इस्टेब्लिशमेंट को टफ टाइम दे रही थी जो MRD की मूवमेंट थी। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं शर्मिंदगी से करूँगा कि उस मूवमेंट में पंजाब का कोई ख़ास किरदार नहीं था, बल्कि वो मूवमेंट जो है वो सिंध में ज़्यादा मकबूल थी, अंदरून सिंध में ज़्यादा मकबूल थी। तो इस वजह से हम सलाम पेश करते हैं अपने सिंधी भाइयों को कि जिन्होंने MRD की मूवमेंट की सूरत में जनरल ज़िया को बहुत टफ टाइम दिया और जनरल ज़िया को अंदरून सिंध में फ़ौज भेजकर वो मूवमेंट क्रश करना पड़ी। पंजाब में थी, पंजाब में लोगों ने MRD के लोगों ने कुर्बानियाँ दी, कारकुनों ने कोड़े खाए, जेलें बर्दाश्त की, लेकिन अंदरून सिंध में इसका जोर ज़्यादा था। उसके बाद तो 90s में जितना जो कुछ भी तमाशा लगता रहा है, चाहे वो बेनज़ीर का 92-93 का लॉन्ग मार्च हो, चाहे वो नवाज शरीफ की तहरीक नजात हो 95-96 में, वो सब पीछे इस्टेब्लिशमेंट इशारा करती थी, इस्टेब्लिशमेंट आँख मारती थी कि जी शुरू हो जाओ इस हुकूमत के ख़िलाफ़, और ये शुरू हो जाते थे कुल पुर्जे। फिर बड़ा एहतजाज जो मुशर्रफ के इब्तदाई दौर में तो खैर नहीं हुआ, उस वक्त जो ARD थी बेगम कलसूम नवाज़ ने कोशिश की 2000 में कि बड़े लेवल पर एहतजाज हो, सियासी जमातों ने भी साथ दिया, लेकिन वो एहतजाज कोई मुल्कगीर नहीं हुआ। लेकिन 2007 की जो वकला तहरीक थी, उस तहरीक में इफ्तिखार चौधरी की बरतरफी के बाद उस तहरीक में दानिश्वर, वकला, बाएं बाजू के लोग, दाएं बाजू के लोग, सियासी कारकुन, वर्कर, हत्ता कि मीडिया भी शामिल था मुशर्रफ के ख़िलाफ़ एहतजाज में। लेकिन बाद में तारीख ने साबित किया कि दरपर्दा तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के वो हिस्से जो मुशर्रफ को इक़्तिदार से बेदखल करना चाह रहे थे, जिनमें सर फहरिस्त जनरल अशफाक परवेज़ कैनी का नाम लिया जाता है, वो दरपर्दा तौर पर इस एहतजाज को, इस जो उस वकला तहरीक थी, इसको अगर बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं कर रहे थे तो मुशर्रफ की ख्वाहिश पर ख़त्म भी नहीं कर रहे थे, मुशर्रफ की ख्वाहिश पर इस तरीके इस एहतजाज को रोकने के लिए इक़दाम भी नहीं कर रहे थे। तो यहाँ भी हमें हमायत नज़र आती है। और उसके बाद जो छोटे मोटे तमाशे, तलुल कादरी का बड़ा मशहूर तमाशा लगा था इस्लामाबाद में, बड़ा शायद ही इस्लामाबाद में ऐसा थिएटर कभी सजा हो जो तलुल कादरी ने जनवरी 2013 में सजाया था कि सियासत नहीं रियासत बचाओ। तो वो एक तमाशा शोल था जो 3-4 दिन चला, वो ड्रामा ख़त्म हो गया, कादरी फिर वापस कनाडा चला गया। और उसके बाद फिर 2014 में 214 में बहुत बड़ा तमाशा लगा था तहरीक इंसाफ का और तहरीक कदरी की जमात पाकिस्तान अवामी तहरीक का। तो वो तो वाज़े हो चुका है कि मुकम्मल तौर पर इस्टेब्लिशमेंट की हमायत के साथ हो रहा था। आज तो ख़ुद PTI के हल्के तस्लीम करते हैं कि उनको उस वक्त की जो एजेंसियां थी, ISI थी, कई जर्नल से वो सपोर्ट कर रहे थे। और फिर नवाज शरीफ ने यह सारा गिला शिकवा उस वक्त के आर्मी चीफ राइल शरीफ से भी किया कि जी आपके नीचे आर्मी, जर्नल्स, ISI ये पूरी तरह बैक कर रही है इस धरने को। वो धरना खैर कामयाब नहीं हो सका, उसकी कई वजूहात थी। एक तो उस वक्त का ऑब्जेक्टिव कंडीशंस थी, उस वक्त की पूरी सियासी जमातें इकट्ठी हो गई थी उस धरने के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट के अंदर। और फिर वो दहशतगर्दी का कॉन्टेक्स्ट था, जिस तरीके से पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल में हमला हुआ दहशतगर्दी का, तो वो खैर इमरान खान अपना मतलूबा मकासद पूरे नहीं कर सके, इस्टेब्लिशमेंट नहीं कर सकी। खैर इस्टेब्लिशमेंट ने बाद में वो पनामा पेपर्स की बुनियाद पर फिर नवाज शरीफ को सियासत से आउट किया। तो अब जो उसके बाद फिर जमीयत उलमा इस्लाम, फजल रहमान, इमरान खान के ख़िलाफ़ जो आज़ादी मार्च लेकर आए, या छोटे मोटे और एहतजाज जो नवाज शरीफ GT रोड पे करते रहे, वोट को इज्जत दो और सारा, वो चूँकि मुल्क गिर लेवल पर कोई उनका असर नहीं था, इस वजह से उनका कोई असर नहीं था, इस वजह से वो काबिल ज़िक्र एहतजाज नहीं है। अब बात सारी ये रेफरेंसेस देने का मकसद ये है, हवाले देने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की अब तक की तारीख तो हमें यह बताती आई है कि
अक्सर लॉन्ग मार्चेस, एहतजाज जो होते हैं, एजिटेशन जो होती है, अगर तो उसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट मदद फराम कर रही हो तो वो कामयाब हो जाते हैं। अगर इस्टेब्लिशमेंट मदद फराम ना कर रही हो तो फिर उनकी कामयाबी एक तरह से बहुत मुश्किल हो जाती है, या वो कामयाबी हासिल करने के लिए फिर जिस तरह मैंने आपको MRD की मिसाल दी है कि फिर वहाँ उस ऐसी तहरीक को क्रश करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट अपने पूरे जाओ जलाल के साथ हमला कर देती है, जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी जनरल ज़िया ने अंदरून सिंध में किया। तो अभी ये लॉन्ग मार्च जो है, ये मुमकिन लॉन्ग मार्च जो है, इसमें ज़ाहिर बात है हमें देखना पड़ेगा कि इसमें, बल्कि हमें कुछ अर्से बाद मुस्तकबल में ये अंदाज़ा होगा कि ये असल गेम क्या थी। क्या इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के कुछ धड़े बैक कर रहे थे इमरान खान की या नहीं कर रहे थे, तहरीक इंसाफ की सपोर्ट कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, ये हमें कुछ अर्से बाद ही नज़र आएगा। क्योंकि बदही तौर पर बज़ाहिर तो हमें ऐसा नज़र आ रहा है कि अभी जो इस्टेब्लिशमेंट का मेजर चंक है या जो इस्टेब्लिशमेंट का हावी हिस्सा है वो ज़ाहिर बात है इमरान खान के साथ नहीं है अभी। तो ऐसी सूरत में ये लॉन्ग मार्च जो है वो क्या नतीजा अपना छोड़ेगा, क्या नतीजा देगा, ये हमें पता चलेगा। क्या पाकिस्तान की तारीख एक मरतबा फिर अपने आप को दोहराएगी या पाकिस्तान की तारीख में कुछ नया रकम होगा, ये हमें जल्द पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन।